हे गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम अनुराग मोहन भटनागर, अ फोर्थ ईयर लॉ स्टूडेंट एट NLU ओडिशा। एंड आई होप कि आप सबकी जो क्लैट की तैयारी है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज की क्लास में हम आज की डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में हम 6th और 7th दिसंबर के कुछ करंट अफेयर्स की कुछ डिटेल्स आज हम डिस्कस करेंगे क्लास में। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। सबसे पहले नेशनल न्यूज़ की अगर बात कर लें तो इंडिया और रशिया में एक डिफेंस डील साइन हुई है। और आज, जैसे अगर आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज 6th है। तो आज भी रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, दे हैव मेट टुडे एंड दे हैव ऑलमोस्ट साइंड 10 एग्रीमेंट्स। मतलब ये 10 एग्रीमेंट्स बेसिकली उनको साइन करने थे। एंड आज काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स पे सहमति हुई है। तो अब जहाँ तक डिफेंस डील की बात है तो हमारे जो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर इज़ राजनाथ सिंह। एंड रशिया के डिफेंस मिनिस्टर इज़ सरगेज शोइगू। इनका नाम ज़रा याद रख लेना, ये मतलब पैसेज बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि रशिया के डिफेंस मिनिस्टर का नाम क्या था। तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर और उनके डिफेंस मिनिस्टर ने एक डील साइन करी है जिसके अंडर 6 लाख AK-203 राइफल्स will be will be procured to India by Russia, and this shall be considered as a major boost for our defense sector। ठीक है, ऑब्वियसली अगर हमें आर्म्स मिलेंगे अच्छे से तो हमारे लिए वो अच्छी बात होगी, हाँ, एज फार एज आर डिफेंस सेक्टर इज़ कंसर्न। तो अब आपकी जीके के लिए आपने AK-47 का नाम सुना होगा। तो बेसिकली AK-47 में जो AK है उसकी फुल फॉर्म एफ्टोमैट कलाशनिकोवा होती है। ये जैसे देखने मतलब सुनाई दे रहा है कि ये बेसिकली रशिया से ओरिजिन हुई राइफ़ल है ये। और जो हम AK-47 बोलते हैं वो इसलिए क्योंकि 1947 में दिस वाज इन्वेंटेड, दिस पर्टिकुलर राइफ़ल। ठीक है, ऑल्दो ये राइफ़ल AK-203 है जिसकी डील साइन हुई है। मैं बस आपको आपके नॉर्मल जीके के लिए बता रहा हूँ कि जो AK है दैट इज़ कॉल्ड एफ्टोमैट कलाशनिकोवा। ठीक है, अगर कभी आ जाए तो ध्यान रख लेना। और एक और जो इम्पोर्टेंट बात है इस मीटिंग की वो ये है कि ये 2+2 फर्स्ट एवर मिनिस्टर डायलॉग था। अब 2+2 मिनिस्टेरियल डायलॉग क्या होता है कि दो मिनिस्टर इंडिया के, मतलब कैबिनेट मिनिस्टर, एंड दो मिनिस्टर रशिया के, ये दोनों आपस में मीटिंग करते हैं। मतलब टोटल 4 लोग हो गए। तो इन 4 लोगों की मीटिंग होती है, उसको 2+2 मिनिस्टेरियल डायलॉग कहा जाता है। ठीक है। और यस, तो प्रेसिडेंट ऑफ रशिया व्लादिमीर पुतिन हैज़ अराइव्ड इन इंडिया फॉर द एनुअल टॉक्स। हर साल ये टॉक्स होती हैं। एंड बोथ इंडिया एंड रशिया आर एक्सपेक्टेड टू साइन ऑलमोस्ट 10 एग्रीमेंट्स, जैसा मैंने आपको पहले बताया। ठीक है। तो ये था इंडिया रशिया डिफेंस डील के बारे में। अब आगे चलते हैं, जेट इंजन्स के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है कि दे हैव बेसिकली लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव whereby we shall be manufacturing our own indigenous engines for our jet aircrafts। तो जैसा लिखा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बी वर्किंग फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस इंजन्स फॉर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये एक टाइप के एयरक्राफ्ट्स होते हैं जो इंडियन आर्मी में यूज़ किए जाते हैं। एंड एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ये सुनने से ही पता चल रहा है कि जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है ये थोड़े छोटे कामों के लिए यूज़ होगा। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बड़े कामों के लिए यूज़ होगा। और ये जो दोनों वेरिएंट्स हैं ये तेजस के वेरिएंट्स हैं। तेजस आपने सुना होगा, हाल तेजस। हाल बेसिकली इज़ अ कंपनी दैट मैन्युफैक्चर्स तेजस। हाल इज़ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये याद रख लेना। और अभी की बात ऐसी है कि अभी हम इम्पोर्टेड इंजन यूज़ करते हैं तेजस एयरक्राफ्ट में। मतलब हमारा जो एयरक्राफ्ट है तेजस, उसका जो इंजन है वो बाहर से आता है, हम खुद नहीं बनाते हैं। तो अब बाहर से ना लेना पड़े, हमें बाहर दूसरे देशों पे डिपेंडेंट ना होना पड़े, इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि हम अपने जेट एयरक्राफ्ट्स के इंजन खुद बनाएंगे। ठीक है। तो ये थी जेट इंजन्स के बारे में न्यूज़। और अगर आप इससे रिलेटेड न्यूज़ की बात करें तो जैसे मैंने पिछली साइड में बताया कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर इज़ राजनाथ सिंह। एंड इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है दैट इज़ लखनऊ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। तो दिस वाज ऑल अबाउट द जेट इंजन्स। अब आगे चलते हैं। तो गाइज़, अब इंटरनेशनल न्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, जो कि एस जयशंकर हैं। इन्होंने एक फिफ्थ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया है। तो इसके बारे में कुछ डिटेल्स शेयर कर देता हूँ। तो जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, अगेन इम्पॉर्टेंट,
तो नाम याद रख लेना, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इज एस जयशंकर। ही रिसेंटली विजिटेड अबू धाबी यूएई टू अटेंड द फिफ्थ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ये जो इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस थी इसका एडिशन था फिफ्थ, ये याद रखना। अगेन जैसे मैंने बताया कि जो भी एडिशन होते हैं वो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो एडिशन याद रख लेना। और जो कॉन्फ्रेंस की थीम थी दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, तो थीम क्या थी, इंडियन ओशन इकोलॉजी इकोनॉमी एंड एपिडेमिक। ठीक है, तो ये थी आपकी ओशन इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस की थीम। ठीक है, अब ये कुछ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको ज़रा नोट कर लेना कि जो चेयरमैन थे कॉन्फ्रेंस के दैट वाज द श्रीलंकन प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है श्रीलंका के, तो श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है, तो श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं गोटाबाया राजापक्सा। ठीक है, एंड जयशंकर जो कि एस जयशंकर हैं, एस जयशंकर वॉज वन ऑफ द वाइस चेयर्स। ठीक है, ये टोटल 3 इसलिए लिखा है क्योंकि जो वाइस चेयर्स थे इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस के, टोटल वाइस चेयर एस जयशंकर को मिला के 3 थे। ठीक है, तो चेयरमैन जो थे कॉन्फ्रेंस के वो थे श्रीलंका के प्रेसिडेंट, एंड जो वाइस चेयरमैन थे, वाइस चेयरमैन 3 वाइस चेयरमैन थे इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस के, इंक्लूडिंग आर वेरी ओन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। तो आगे G7 के फाइनेंस लीडर्स जो हैं उन्होंने कुछ गाइडलाइन सेट करी हैं एज फार एज द कंसेप्ट ऑफ CBDC इज कंसर्न। ठीक है, तो अब G7 क्या है, G7 इज द ग्रुप ऑफ 7 एडवांस इकोनॉमीज, और उनके जो सेंट्रल बैंक्स हैं, G7 के जो सेंट्रल बैंक्स हैं, दे हैव बीन वर्किंग टुवर्ड्स सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर इशूइंग द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। जो CBDC है, जो CBDC यहाँ पे बात हुई है, वो बेसिकली है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ठीक है, बिटकॉइन वगैरह डिजिटल करेंसी जो है, इसको इसको इशू करवाना, इसकी गाइडलाइन सेट करना, इसके बारे में चीज़ें नोट करना, ये सब काम जो है वो G7 की सेंट्रल बैंक्स करेंगे। अब सेंट्रल बैंक्स क्या होते हैं, अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया का सेंट्रल बैंक इज RBI, है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ऐसे ही जो G7 कंट्रीज है, G7 कंट्रीज में कौन कौन कंट्रीज आती हैं, कनाडा, जर्मनी, जापान, फ्रांस, US, UK एंड इटली। अब इन सातों कंट्रीज के जो सेंट्रल बैंक्स हैं, दे विल वर्क टुवर्ड्स फॉर्मिंग certain guidelines as far as the issuing of digital currency is concerned। ठीक है, और उस पर्टिकुलर चीज को बोला जाएगा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ठीक है, दैट इज व्हाट्स रिटन इन द सेकंड पॉइंट, दैट इज एनी CBDC issued by the central bank should not harm the bank's stability। अब अगेन जैसे मैंने बताया कि गाइडलाइन सेट हो रही हैं इसके अंदर, तो जो भी आप CBDC इशू करोगे उसको बैंक की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, बैंक की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, जो जो आप डिजिटल करेंसी रेगुलेट करोगे उससे। ठीक है, और ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि जो 2021 की प्रेसिडेंसी है, ये G7 की प्रेसिडेंसी है। ठीक है, दैट इज गिवन टू UK फॉर द ईयर 2021। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि G7 जो ग्रुप है उसकी प्रेसिडेंसी इस साल की किसके पास है, तो इस साल की प्रेसिडेंसी इज विद द यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो गाइज अब बैंकिंग और फाइनेंस न्यूज़ पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं विच स्टेट इज़ द इंडियाज़ लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब। तो एज पर द डेटा कंपाइल्ड बाय RBI, इसको अगेन ये इंपॉर्टेंट है याद रख लेना कि बेसिकली किस ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है कि इंडिया का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा है, तो दैट ऑर्गेनाइजेशन इज नन अदर देन आर वेरी ओन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो RBI ने ये बताया है अपने डेटा में कि गुजरात हैज़ सरपास्ड महाराष्ट्र टू बिकम इंडियाज़ लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग हब। ठीक है, तो सबसे ऊपर गुजरात एंड सेकंड पे अब महाराष्ट्र आ गई। पहले महाराष्ट्र ऊपर थी, विच इज़ ऑब्वियसली वेरी क्लियर फ्रॉम दिस लैंग्वेज कि महाराष्ट्र ऊपर थी, एंड इट हैज़ बीन सरपास्ड बाय गुजरात। एंड गुजरात ग्रॉस वैल्यू एडिशन in manufacturing grew 15.9% annually between financial year 12 and financial year 20। इसको अगेन याद रख लेना कि बेसिकली जो डेटा है वो कौन से सालों का लिया गया है, तो फाइनेंशियल ईयर 12 से लेके फाइनेंशियल ईयर 20 तक का डेटा लिया है। और जो मेरे जो GVA है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन है, दैट हैज़ ग्रू ओवर 15.9% एनुअली। ठीक है, तो अब GVA क्या होता है, तो बेसिकली जो आपकी गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई होती है उसमें ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कितना इकोनॉमिक ग्रोथ आपको आपकी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को मिल रहा है, दैट इज व्हाट इज टर्म्ड एज GVA। ठीक है, GVA इज द इकोनॉमिक ग्रोथ इन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप एक पीरियड ऑफ टाइम लेके चलेंगे, उस पीरियड ऑफ टाइम में आपने आपकी जो गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई है उस सप्लाई में कितना इंक्रीज हो रहा है। ठीक है,
उस इंक्रीजिंग लेवल को जीवीए कहा जाता है, विच इज़ ग्रॉस वैल्यू एडिशन। ठीक है, तो ये मैंने आपके लिए एक लिस्ट, सॉर्ट ऑफ लिस्ट है कि फर्स्ट पे गुजरात है, अब सेकंड पे महाराष्ट्र है जैसे मैंने ऊपर बताया, एंड थर्ड स्टेट इज तमिलनाडु। ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, इंडियाज लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब। तो अब आगे चलते हैं। तो अब पंजाब नेशनल बैंक ने एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन लॉन्च करी है, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो पीएनबी हैज़ लॉन्च पीएनबी प्राइड सीआरएमडी मॉड्यूल टूल, विच इज़ एन एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन। ठीक है, इस ये पर्टिकुलर उस ऐप का नाम है पीएनबी प्राइड सीआरएमडी मॉड्यूल टूल। ठीक है, एंड दिस इज़ लॉन्च फॉर डिफरेंटली एबल्ड एम्प्लॉयज़। ठीक है, ये इसको मैंने बोल्ड इसलिए किया है क्योंकि आपको याद रहे कि ये बेसिकली एम्प्लॉयज़ के लिए लॉन्च हुआ है जो पीएनबी में काम कर रहे हैं। ये पीएनबी के कस्टमर्स के लिए लॉन्च नहीं हुआ है, जिनका पीएनबी में अकाउंट है उनके लिए लॉन्च नहीं हुआ है, ये पीएनबी के एम्प्लॉयज़ के लिए लॉन्च हुआ है। ठीक है, ये कंफ्यूजिंग हो सकता है थोड़ा, इसलिए मैंने इसको बोल्ड करके लिखा है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। दिस ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर द डिफरेंटली एबल्ड एम्प्लॉयज़ ऑफ पीएनबी। ठीक है, टू मॉनिटर एंड इफेक्टिवली फॉलो अप विद द बोरोवर्स। जो भी बोरोवर्स हैं, आप जिन्होंने बैंक से लोन वगैरह ले रखा है, उनसे आप जानकारी लेते रहें। जो आपके डिफरेंटली एबल्ड एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए ये ऐप लॉन्च हुआ है। एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर ऐप इज़ टू प्रमोट द राइट्स एंड वेलफेयर ऑफ पर्सनस विद डिसेबिलिटीज। ठीक है, अब ये थोड़ी सी पीएनबी के बारे में इंफॉर्मेशन है। हु इज़ द सीईओ एंड एमडी? सीईओ एंड एमडी कोई एक ही पर्सन है पीएनबी का, तो दैट इज एस एस मल्लिकार्जुन राव। ठीक है, एस एस मल्लिकार्जुन राव इज द सीईओ एंड एमडी ऑफ द पंजाब नेशनल बैंक, एंड द हेडक्वार्टर्स ऑफ पंजाब नेशनल बैंक इज एट न्यू दिल्ली। ठीक है, सो दिस वॉज द लिटिल इन्फॉर्मेशन अबाउट पीएनबी। अब आगे चलते हैं। तो गाइज अब अपॉइंटमेंट्स की बात कर लेते हैं, जो मेजर अपॉइंटमेंट्स हुए हैं। तो गाम्बिया के नए प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया गया है। गाम्बिया इज़ बेसिकली अ वेस्ट अफ्रीकन कंट्री। ठीक है, और इनके जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट ऑफ गाम्बिया नए बने हैं, जो कि है अडामा बैरो। ठीक है, नाम याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। अडामा बैरो हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ गाम्बिया, एंड ही हैज़ वन द सेकेंड कंसेक्यूटिव टर्म एज प्रेसिडेंट। और गाम्बिया में जो वोटिंग हुई थी उसके चलते, एंड ही हैज़ वन बाय अ मेजोरिटी 53% वोट्स। ठीक है, 50% से ज़्यादा है तो मेजोरिटी आ गई, 53% वोट्स। प्रेसिडेंट ऑफ गाम्बिया अडामा बैरो। और ऐसा था कि जब ये अडामा बैरो पहली बार इलेक्ट हुए थे, मतलब आज से 5 साल पहले, तो वहाँ पे डिक्टेटरशिप चलती थी, वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं थी, वहाँ पे डिक्टेटरशिप चलती थी। और जब ये पहली बार इलेक्ट हुए तब इन्होंने उस डिक्टेटरशिप को ख़त्म कर दिया। ये बेसिकली डेमोक्रेसी को बहुत फेवर करते थे, और पहली बार वहाँ पे डेमोक्रेसी आई। एंड आज ये दूसरी टर्म के लिए इलेक्ट हो गए हैं। ठीक है, गाम्बिया प्रेसिडेंट, जहाँ गाम्बिया एज अ कंट्री इन वेस्ट अफ्रीका। आपने द ग्रेट गाम्बियन रिवर का नाम सुना होगा, तो दैट इज़ अ रिवर दैट फ्लोज थ्रू दिस कंट्री। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द न्यू प्रेसिडेंट। अब आगे चलते हैं, हमारे इंडिया में आ जाते हैं। तो एन की बात कर लेते हैं। तो एन क्या है? एन इज़ द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इनकी एक नई चेयरपर्सन अपॉइंट हुई है, विच इज़ अलका उपाध्याय। शी इज़ बेसिकली एन IAS ऑफिसर फ्रॉम मध्य प्रदेश कैडर, एंड शी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ NHAI। और जो NHAI है ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ठीक है, ये याद रखना। वैसे क्लियर ही है कि हाईवेज बनाने का काम ऑब्वियसली रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री करेगी, तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंडर NHAI आ जाता है। एंड अलका उपाध्याय हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन। एंड हु हैज़ शी सक्सीडेड? तो शी हैज़ सक्सीडेड गिरधर अरामाने। ठीक है, इनका याद रख लेना नाम, इनको इन्होंने सक्सीड किया है। अब ये सेकेंड पॉइंट में थोड़ी सी बेसिकली NHAI के बारे में यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है। तो जो NHAI के हमारे सबसे पहले चेयरपर्सन थे, दैट वाज योगेंद्र नारायण। योगेंद्र नारायण वाज द फर्स्ट एवर चेयरपर्सन ऑफ NHAI, एंड ही वाज अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन इन द ईयर 1988। ठीक है, तो इतनी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है ये, एंड इट इज़ हेडक्वार्टर्ड इन न्यू दिल्ली। ठीक है, ईजी पीजी। अब आगे चलते हैं। तो गाइज अब अवार्ड्स और रिकग्निशंस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप। तो जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में का जो फाइनल है, दैट हैज़ बीन वन बाय अर्जेंटीना। अर्जेंटीना हैज़ बीटन 6 टाइम चैम्पियंस जर्मनी। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बात है कि जर्मनी पिछली मतलब ओवरऑल 6 बार ये वर्ल्ड कप जीत चुकी है, एंड उसको अर्जेंटीना ने हरा दिया है बाय अ मार्जिन ऑफ 4-2। ठीक है, तो अब ये जो स्कोर लाइन है इसको ज़रूर याद रख लेना, क्योंकि जो फाइनल्स होते हैं बड़े बड़े टूर्नामेंट्स के, उसकी स्कोर लाइन कई बार पूछी जाती है।
तो अर्जेंटीना ने जर्मनी को 4-2 से हराया, ठीक है। और ये जो मैच है ये कहाँ खेला जा रहा था, तो ये कलिंगा स्टेडियम में खेला जा रहा था, ये जो कि है भुवनेश्वर में, ठीक है। इसलिए भी ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इंडिया में चल रहा था इतना बड़े टूर्नामेंट का वर्ल्ड कप, ठीक है। ऑल्सो दिस इज़ अर्जेंटीना सेकेंड जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप टाइटल, ठीक है। एक बार वो ऑलरेडी जीत चुके हैं और ये दूसरा टाइटल है उनका, ठीक है। अब इंडिया की बात कर लें तो इंडिया हैज़ फिनिश्ड फोर्थ। हमारा ब्रॉन्ज मेडल का मैच होने वाला था, थर्ड प्लेस मैच जिसको ब्रॉन्ज मेडल भी कहा जाता है। तो वो हमारा होने वाला था फ्रांस से, जिसको हम हार गए हैं 3-1 से। तो इसलिए वी फिनिश्ड फोर्थ, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली अर्जेंटीना फर्स्ट, सेकंड जर्मनी एंड थर्ड फ्रांस एंड फोर्थ इंडिया, ठीक है। तो ये थी स्कोर लाइन हॉकी वर्ल्ड कप की। अब एफ की बात करें तो एफ को इंग्लिश में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन कहा जाता है। अब इसका बेसिकली स्विट्ज़रलैंड से ओरिजिन है, तो इसलिए इसका पूरा नाम इज़ दिस आपके सामने है। और इसको इंग्लिश में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर इज़ इन स्विट्ज़रलैंड, जैसे मैंने आपको बताया। और इसका जो प्रेसिडेंट है दैट इज़ नरेंद्र ध्रुव बत्रा। इंडियन है इसलिए दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, तो इसको ज़रा ध्यान में रख लेना। अब आगे चलते हैं, BWF वर्ल्ड टूर की बात कर लेते हैं। तो BWF इज़ नथिंग बट द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। और इनका जो टूर चल रहा था उसका फाइनल हुआ था हमारे PV सिंधु जो कि इंडिया की हैं, और इनके अगेंस्ट में थी सियोंग ऑफ कोरिया, ये बेसिकली साउथ कोरिया की हैं, ठीक है। तो एंड सियोंग वन द कप एंड सिंधु सेटल्ड इन फॉर अ सिल्वर मेडल, ठीक है। तो PV सिंधु लॉस्ट द मैच एंड वी गॉट द सिल्वर मेडल, ठीक है। अब मेंस सिंगल्स की जहाँ तक बात कर लें, ये विमेन सिंगल्स था। अब मेंस सिंगल्स की जहाँ तक बात कर लें तो विक्टर एक्सेलसेन हैज़ वन द कप। विक्टर एक्सेलसेन इज़ अ प्लेयर ऑफ डेनमार्क, ठीक है। इनकी बेसिकली बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये बेसिकली 1-2 साल से बहुत इंजरीज़ के थ्रू गुजर रहे थे। तो इनके जो कोच हैं उनका ऐसा मानना था कि जो चाइना का डोमिनेशन है एज़ फार एज़ द स्पोर्ट ऑफ बैडमिंटन इज़ कंसर्न, उस स्पोर्ट में जो चाइना का डोमिनेशन है, ही वांटेड टू एंड दैट। मतलब ही वांटेड कि डेनमार्क का जो झंडा है वो चाइना से ऑब्वियसली ऊपर रहे एज़ फार एज़ द बैडमिंटन स्पोर्ट इज़ कंसर्न। तो इसलिए भी जैसे आप देख ही रहे हैं कि इस मेन सिंगल के कप में भी ही वन हिज मतलब विक्टर वन एंड चाइना डिड नॉट विन। तो ये बेसिकली उनका एम था कि चाइना का डोमिनेशन वो ख़त्म करना चाहते हैं बैडमिंटन से। तो एंड ये जो BWF वर्ल्ड टूर चैम्पियनशिप होता है, दिस इज़ बेसिकली हेल्ड अमंग द टॉप वर्ल्ड रैंकर्स इन सिंगल्स एंड डबल्स बोथ, ठीक है। सिंगल्स मैचेस भी होते हैं, डबल्स मैचेस भी होते हैं। अब ये जो पूरा का पूरा टूर्नामेंट है इसकी बात कर लें तो इसका जो टाइटल स्पॉन्सर है दैट इज़ HSBC होल्डिंग्स। इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा नॉलेज है। तो HSBC होल्डिंग्स क्या है? इट इज़ अ ब्रिटिश मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द BWF वर्ल्ड टूर। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब लुइस हैमिल्टन के बारे में बातचीत कर लेते हैं थोड़ी। तो लुइस हैमिल्टन सबसे पहले तो किस देश को बिलोंग करते हैं, तो ही बिलोंग्स टू ब्रिटेन एंड ही हैज़ वन द इनाग्रल एडिशन ऑफ द सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है। सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स को ये जीत गए हैं एंड ही हैज़ सरपास्ड मैक्स वर्स्टैपन। मैक्स वर्स्टैपन बिलोंग्स टू नेदरलैंड्स, ठीक है। मैक्स वर्स्टैपन नेदरलैंड्स को और लुइस हैमिल्टन ब्रिटेन को, ठीक है। कौन सी कंट्रीज़ को बिलोंग करते हैं ये ज़रा याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो इवेंट था, ये जो सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स थी, दिस वाज हेल्ड एट जेडा, सऊदी अरेबिया, ठीक है। सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स सऊदी अरेबिया में होगा, ठीक है। और जो सेकंड पॉइंट है ये बेसिकली F1 के बारे में है। तो आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स होने वाली है अभी 12 दिसंबर को, ठीक है। इससे कंफ्यूज मत होना, ये सऊदी अरेबिया की ग्रैंड प्रिक्स थी एंड दिस इज़ आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स। तो F1 का ऐसा होता है कि साल भर रेसेस चलती हैं और एट द एंड ऑफ एवरी ईयर द फाइनल रेस डिसाइड्स द विनर, ठीक है। उस पर्टिकुलर साल के जो विनर होते हैं उसको डिसाइड करती है ये लास्ट रेस, जो कि यहाँ लिखा भी है कि आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स विच इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 12 दिसंबर इज द लास्ट रेस ऑफ 2021 फार्मूला वन वर्ल्ड चैंपियनशिप, ठीक है, विच विल डिसाइड द 2021 विनर। जैसे मैंने आपको बताया कि साल के एंड में लास्ट रेस होती है जिससे विनर डिसाइड होता है। और करंटली इस रेस के बाद जो ये सऊदी अरेबिया की जो ग्रैंड प्रिक्स हुई, इस रेस के बाद जो पॉइंट्स टेबल बनी है उसमें एक टाई है फर्स्ट और सेकंड पोजीशन में। और फर्स्ट पोजीशन पे ऑब्वियसली लुइस हैमिल्टन है एंड सेकंड पे है मैक्स वर्स्टैपन, ठीक है। इन दोनों के ही पॉइंट्स 369.5 हैं। तो अब 12 दिसंबर को पता चलेगा कि बेसिकली 2021 के विनर कौन है। 2021 फार्मूला वन वर्ल्ड चैंपियनशिप के विनर 12 दिसंबर को पता चल जाएगा आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स में, ठीक है। ये आबू धाबी में होगी ऑब्वियसली,
ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्पोर्ट्स न्यूज़। अब आगे चलते हैं। तो गाइज अब इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ की डेथ्स यानी कि ओबिचुअरीज की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं तमिलनाडु गवर्नर, जो फॉर्मर तमिलनाडु गवर्नर थे एंड आंध्र प्रदेश सीएम, ही हैज़ रिसेंटली पास्ड अवे। तो इनका नाम था कोनिजीती रोजाया एंड ही वॉज द फॉर्मर गवर्नर ऑफ तमिलनाडु एंड द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ द यूनिफाइड स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। अब यूनिफाइड स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश से मेरा क्या मतलब है कि जब तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग नहीं हुआ था, तब जो आंध्र प्रदेश की स्टेट थी दैट वाज टर्म्ड एज यूनिफाइड स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब तो तेलंगाना अलग है, आंध्र प्रदेश अलग है। ठीक है, एंड ही हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 88। अब इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो वो हम ज़रा पढ़ लेते हैं। तो ही वॉज अ मेंबर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी के ये मेंबर थे, एंड ही वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ही प्रेजेंटेड द स्टेट बजट फॉर अ रिकॉर्ड 16 टाइम्स। ठीक है, ऐसा कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर नहीं हुआ है आज तक की हिस्ट्री में जिन्होंने 16 टाइम्स, जिन्होंने इतना लंबा टेन्योर निभाया हो कि वो उनको 16 बार स्टेट बजट निकालने का मौका मिला हो। ठीक है, तो ये आज तक का रिकॉर्ड है। ठीक है, तो इसको याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं तो विनोद दुआ के बारे में बेसिकली बात कर लेते हैं। तो विनोद दुआ, हु वाज विनोद दुआ? विनोद दुआ वाज अ सीनियर जर्नलिस्ट एंड ही वाज एज्ड 67। ही पास्ड अवे रिसेंटली and in 1996 he became the first electronic media journalist to receive the Ramnath Goenka Excellence in Journalism Award। ठीक है, ये अवार्ड मिला था इनको एंड ही बिकेम द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जर्नलिस्ट। ठीक है, प्रिंट मीडिया में काम नहीं करते थे, ही वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जर्नलिस्ट टू रिसीव दिस पर्टिकुलर अवार्ड। ठीक है, ये याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है बहुत कि अवार्ड बेसिकली कौन सा मिला। एंड ऑल्सो जो पद्मश्री होता है, ही वॉज ऑल्सो अवार्डेड द पद्मश्री फॉर जर्नलिज्म इन द ईयर 2008। ठीक है, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट थे एंड ही हैज़ एक्सपायर्ड रिसेंटली। तो ये था इनके बारे में थोड़ी सी न्यूज़। तो guys, with this we have basically come to an end of our today's daily current affairs series। और अगर आपको करंट अफेयर्स की सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑल्सो अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है अब तक तो प्लीज़ डू सो। इससे याद आया कि आई विल बी शेयरिंग द PDFs ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन दैट आई मेक फॉर द वीडियोज़ इन द टेलीग्राम ग्रुप। तो अगर आपने वो ज्वाइन नहीं किया है तो ये लिंक है, यहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड आज ही मैं जो पिछली भी पुराने PPTs रह गई थी उसकी भी PDF शेयर कर दूंगा फॉर योर ओन कन्वीनियंस। तो या दैट वाज इट। सो if you like the content that I'm posting, please subscribe to the channel, share the video with your friends and like the video, and I'll see you in the next class. Bye bye.